Hello everyone, welcome to the channel. So आज के जो टॉपिक है, जो स्पेशलाइजेशन कोर्स है, उसमें आज हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है दैट इज द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें जो टॉपिक्स है ना वो सारे इसी के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, यूनिट 4 के उसमें सबसे पहले आता है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, फिर उसके आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। इंडिकेटर्स क्या है सोशल डेवलपमेंट के। एंड दिस इज लास्ट टॉपिक है दैट इज ट्रैफिकिंग, बैकर एंड करप्शन। ठीक है, अब इनमें से जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो पॉवर्टी क्या होती है? पॉवर्टी क्या होती है? गरीबी। ठीक है, पॉवर्टी क्या है? आपकी गरीबी है। और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? बेरोजगारी। ठीक है, जैसे इस टाइप पे हम लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस टाइप पे हम लोग क्या अनएम्प्लॉय है ना। तो जैसे जैसे नंबर जो है हम लोगों का बढ़ता जाएगा, तो हम लोगों पे क्या है, ये हम लोग सारे क्या है इस टाइप पे अनएम्प्लॉयड है। तो पॉवर्टी की तरफ जो है वो हमें लेके चलती है। अब देखिए इसके कंसेप्ट देखते हैं पहले। कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी है क्या? बोलते पॉवर्टी जो है वो रेफर करता है वो कंडीशन ऑफ लैकिंग बेसिक नेसेसिटीज ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड। पॉवर्टी क्या होती है? मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेलबींग एंड क्वालिटी। वो कंडीशन, जिंदगी के वो हालात जिसमें इंसान जो है वो कम से कम अपने जो रोजमर्रा की जो मतलब एक बेसिक जरूरतें हैं ना हमारी, ठीक है, उन स्टैंडर्ड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहा है क्वालिटी ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंगली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉवर्टी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो कितने टॉपिक्स पढ़े हमने। इनमें से जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज ह्यूमन राइट्स का था। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है वो डिफाइन करती है पॉवर्टी को एज ए a human condition characterized by the sustained or chronic deprivation of the resources, capabilities, choice, security, and power for the enjoyment of adequate standard of living and other civil, cultural, social, economic, political and social rights। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स क्या बोलता है कि ये जो पॉवर्टी है ये बेसिकली है क्या? ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक हालात है एक बंदे के। अगर आप एक कंडीशन देखोगे ना जिसमें वो सस्टेनेबल नहीं है, मतलब एक जगह पे नहीं है। ठीक है, उसमें क्या होगा, हमेशा वो क्या होगा, गिरावट दिखेगी आपको उसके रिसोर्सेज की। उसकी जो कैपेबिलिटीज है वो भी कम होती नजर आएंगी। चॉइसेस उसकी कम हो जाएंगी। ऑब्वियसली अगर लिमिटेड अमाउंट में आपके पास पैसे हैं तो आपकी जो चॉइस है वो भी क्या हो जाएगी? लिमिटेड हो जाएगी। सिक्योरिटी कम रहेगी। ठीक है, पावर जो है डेफिनेटली कम होगी। और ये सारी, क्योंकि ये सारी जरूरतें क्या करती है, अगर आपके पास अच्छा आप अच्छी अर्निंग है, अगर आप अच्छा खा रहे हो, अच्छी इनकम है, तो अच्छी आपकी क्या है चॉइसेस भी वैसे ही ब्रॉड बन जाती है। तो इसी तरह से ये क्या करते हैं, जो दूसरे सिविल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल राइट्स हैं इनकी तरफ जो है वो हमें लेके चलती है। तो इसका होता है, इसका ये बताती है ये इन द फॉर्म ऑफ पॉवर्टी हमें किस फॉर्म में दिखती है? दोनों तरह से दिखती है। जहाँ तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी हो सकती है, या फिर उसके साथ साथ क्या हो सकती है? रिलेटिव पॉवर्टी हो सकती है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी कब बोलेंगे हम? वो सिचुएशन जिसमें एक इंडिविजुअल या फिर एक हाउस होल्ड जो है उसमें इतनी गरीबी है कि वो अपनी जो बेसिक नीड्स होती है, तो वो सर्वाइवल, जैसे कि देखो सबसे पहले इसमें कंसेप्ट समझो बेसिक नीड्स हैं क्या हमारी। बेसिक नीड्स कौन सी होती है? जैसे हम बोलते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, जो पुरानी मूवीज में भी देखा होगा आपने। ठीक है, मुझे शुरू में तो होता है कि रोटी कपड़ा मकान, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग। जो इंसान इन तीन चीजों को भी एक्वायर नहीं कर पा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो कौन सी पॉवर्टी को सफर कर रहा है? दैट इज द एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, ठीक है, कोई घर हो सकता है किसी इंडिविजुअल का जिनमें ये तीनों चीजें जो है वो प्रॉपर वे से नहीं मिली है, तो वो कौन से पॉवर्टी में होंगे? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अगर कंसेप्ट देखें तो ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? एब्सोल्यूट नीड्स ऑफ द पीपल। ठीक है, और इसीलिए इन लोगों को क्या डिफाइन किया जाता है? एज अ पोर पीपल जो है डिसाइड किया जाता है, क्योंकि इनके पास सफिशिएंटली सेटिस्फाइड नीड नहीं होती है। इनसफिशिएंसी ऑफ बेसिक नीड्स की वजह से इनको क्या बोला जाता है कि ये क्या है? पोर है। इंडिया के अंदर ये जो बेसिक नीड्स है ये मेन, अगर हम देखें ना इन टर्म्स ऑफ कैलोरी, ठीक है, कैलोरी के टर्म्स में जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसमें इसको मेजर किया जाता है इंडिया के केस में। ठीक है, बहुत सारी जगह से होती है। तो लगभग क्या माना जाता है कि अगर एक पर्सन जो है उसको कितनी रिक्वायरमेंट है? 2400। अगर आप रूरल एरियाज की बात करो तो वहाँ पे जो कैलोरीज चाहिए होती है एक पर्सन को, वो कितनी चाहिए? तो 2400 कैलोरीज चाहिए होती है। जबकि उसके कंपैरिजन अगर आप एक अर्बन एरिया के अंदर पर्सन की बात करोगे तो उसको पर डे के अकॉर्डिंगली 2100
कैलोरीज चाहिए, ठीक है, क्योंकि रूरल एरिया में क्या होता है, हैवी वर्क ज्यादा होते हैं ना, एग्रीकल्चर करनी है या फिर कोई और एनिमल्स वगैरह को रेयर करना, तो इस वजह से। तो इन बोला कि जो इंडिया के केस है, अगर कोई इंसान 24 गांव के केसेस की बात करें तो 2400 कैलोरीज, और अर्बन एरियाज की बात करें 2100 कैलोरीज भी अगर पूरे दिन की नहीं खा पा रहा है, नहीं ले पा रहा है, तो वो क्या है, एब्सोल्युटली पोर है। देन उसके होता है इसी तरह से मॉनेटरी यार्डस्टिक जो होती है कैलोरी इनटेक की, वो बेस्ड होती है किसके ऊपर, पर कैपिटा मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। देखो ये पर कैपिटा मंथली हाउस होल्ड क्या आ गई, इकोनॉमिक टर्म आ गई, कि एक जो इसका मतलब क्या है कि एक पर्सन जो है उसकी कमाई जो है महीने की वो इतनी भी नहीं है कि वो अपने घर के खर्चे को जो है वो पूरी तरीके से उठा पाए, ठीक है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, दैट इज अ रिलेटिव पॉवर्टी। तो रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, वो पॉवर्टी, टाइप ऑफ पॉवर्टी जिसमें सोसाइटी या फिर कम्युनिटी जो है वो रहती है, ठीक है। इसमें गैप देखा जाता है, बेसिकली रिलेटिव जो है बिटवीन द इनकम एंड रिसोर्सेज ऑफ द पोरेस्ट। जो एक इंसान की कमाई है, उसकी इनकम, और उसके बाद जो रिसोर्सेज है उनके बीच का जो गैप है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी बोल सकते हैं, ठीक है। एवरेज इनकम और रिसोर्सेज ऑफ द पॉपुलेशन, ये भी हम देख सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है बेसिकली, ये जो कंसेप्ट है ये रिलेटिव पॉवर्टी का, ये क्या बताता है, जेंडर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। जनरल स्टैंडर्ड क्या होता है लिविंग इन द सोसाइटी में, आज की अगर हम बात करें, जैसे बोला रोटी कपड़ा मकान की बात कर लो, सिर्फ आप तीन चीजों की बात करो तो वो तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में चला गया। लेकिन उनके अलावा बेसिक नीड्स में, टोटल बेसिक नीड्स जो होती है ना हमारी, ये अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर आप देखोगे ना, देखो क्या बोला मैंने, बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स में आती कौन सी है, जैसे हमारा आता है फूड, ठीक है। फूड के बाद हमारा आता है शेल्टर, ठीक है। फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, ठीक है, क्लॉथिंग। देन उसके बाद आता है हमारी एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन आ गया, सैनिटेशन आ गया, और क्या आ गया, हेल्थ आ गया। तो दीज आर द सिक्स सेक्टर जिनको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे क्या है, क्या बनाते हैं, इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये क्या क्या दे रहे हैं हमें, ये बेसिक नीड्स है, ये क्या है, हमारी बेसिक नीड्स है। अब इन बेसिक नीड्स को हम लोगों ने किस तरीके से देखा कि ये जो बेसिक नीड्स है, जो लोग उनमें से जो इनके अगर आप आउट ऑफ देखो ना, तो ये जो ऊपर वाली पहली वाली तीन है, फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग वाली, ठीक है, ये जो फर्स्ट थ्री हैं, एक सेकेंड, इनका केस में क्या होगा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। लेकिन जब इन सभी की बात करेंगे ना, इंक्लूडिंग इन सभी चीजों की बात करोगे, तब ये हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या है, जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर आप देखो आज के टाइम पे क्या है, कोई अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो अब इसको तो इसकी क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है ना, तो उसके क्या जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से वो मैच नहीं करता। तो कहीं ना कहीं वो कमी कहाँ पे रहेगी, किसी न किसी इनकम के बेसिस पे उसमें गैप आ जाएगा, या फिर किसी और वजह से देखा जाएगा। तो इसलिए इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हेल्थ कोच रिकवरी प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किए थे, ठीक है। पीपल आर पोर, ये बोला जाता है कि लोग जो है वो गरीब है क्योंकि वो उनके पास क्या रही है, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट ये क्या बोलता है रिलेटिव पॉवर्टी का, कि लोग जो है वो गरीब रह गए हैं क्योंकि उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, उनको वैसे कंफर्ट्स नहीं मिले, उनको वैसी सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये नॉर्मली इन चीजों में देखी जाती है। अगर आप रिलेटिव पॉवर्टी की बात करो, पोर में इसी में क्या किया था, लोगों जो गरीब है उनको कैसे, गरीब को किस तरीके से देखा जाता है, एक पर्सन या एक फैमिली जिसकी इनकम जो होती है, एवरेज इनकम ऑफ द कम्युनिटी जो है वो कम है। अगर किसी कम्युनिटी के अंदर मान लो, सपोज करो कोई कम्युनिटी है वो क्या करी है, 100 रुपीज जो है वो अर्न करी है, ठीक है। अगर एक कम्युनिटी है उस पर जो एवरेज है निकलती है वो कितनी है, 1000 रुपीज है, जो 10,000 रुपीज है, आज के टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो 3 4 5, ठीक है। तो 1 लाख जो है उसकी इनकम है कम्युनिटी की, ठीक है। हर एक एवरेजली अगर आप देखोगे, कोई भी एक कम्युनिटी है उसमें हर एक फैमिली में जो है नियर अबाउट 1 लाख जो अमाउंट है वो क्या किया जा रहा है,
सभी के तरफ से अर्न किया है। अब इन अमाउंट के बेसिस पे अगर कोई चीज किसी में क्या रहती कमी रहती है, मान लो हर एक घर में कोई 80,000 या 1 लाख के अराउंड जो है वो कमा रहा है, लेकिन इनमें से कोई एक जो होगा वो क्या कमा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 20,000 जो है वो अर्न कर रहा है। तो जो 20,000 अर्न कर पा रहा है, इट मीन वो क्या कहलाएगा इस तरह की कम्युनिटी के अंदर, वो पोर कहलाएगा। ठीक है। अब होता है इसमें ये क्या होता है, इनइक्वालिटीज आ जाती है सोसाइटी के अंदर। ठीक है। और इंडिया में जो है वो एक्सट्रीम मेजर्स रखे गए हैं दोनों के लिए, एब्सोल्यूट भी और रिलेटिव पॉवर्टी को चेक करने के लिए। ठीक है। पॉवर्टी लाइन होती क्या है, ठीक है, जैसे नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में क्या होता है, नंबर रिप्रेजेंट होता है, वैसे पॉवर्टी लाइन में क्या होता है, पॉवर्टी की रेखा देखी जाती है कि जैसे आप अगर आप जिनको थोड़ी बहुत अवेयरनेस होगी, जो लोग क्या देखते हैं, कई लोग क्या करते हैं, पीडीएस सिस्टम को जानते हैं ना हम लोग, तो पीडीएस सिस्टम के अंदर क्या होता है, पीडीएस सिस्टम को अगर आप देखो तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे क्या है, एपीएल है, एपीएल की कैटेगरी आती है, देन उसके बाद बीपीएल की कैटेगरी आती है, देन उसके बाद क्या आता है अंत्योदय। ठीक है, स्पेलिंग हो सकता है गलत हो। अंत्योदय जो है वो इस तरीके की जो कैटेगराइजेशन है वो देखने को मिलती है। तो ये क्यों मिलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो पॉवर्टी के हमारा कंसेप्ट है उसके अंडर इसमें ये जो इनकम के बेसिस पे हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। तो टिपिकली जो पॉवर्टी लाइन है उसमें बेस्ड किस पे होती है, इनकम लेवल्स के ऊपर बेस्ड होती है, बहुत सारी कंट्रीज और रीजन्स के द्वारा। अगर ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करता है कॉस्ट जो होती है बेसिक नीड्स की, जैसे फूड, हाउसिंग और हेल्थ केयर की, उसके रिगार्डिंग। ठीक है। ना उसका तो पॉवर्टी है क्या, पॉवर्टी बेसिकली एक सोशल फिनोमिना है जहाँ पे सेगमेंट जो होती है सोसाइटी की वो क्या होती है, अनेबल होती है, इस काबिल नहीं होती कि वो क्या करे, बेसिक लाइफ की जो जरूरतें हैं वो उसको क्या कर सके, पूरा कर सके। ठीक है। तो देखते हैं पॉवर्टी इन इंडिया, इंडिया के अंदर पॉवर्टी का क्या रोल है। ठीक है। then बोलते हैं regarding poverty in India, estimates suggest significant progress with millions lifted out of poverty between 2005 to 6 and 2019 to 20। ठीक है। वो तो पॉवर्टी के अकॉर्डिंग देखो तो बड़े सारे एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं, तो बड़े सारे लोगों को क्या किया गया है, पॉवर्टी लाइन से बाहर भी निकाला गया है। देखो बहुत सारी स्कीम्स जो है ना, गवर्नमेंट स्कीम चलती है। ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट स्कीम है हाउसिंग के रिगार्डिंग। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको पहले इंदिरा आवास योजना बोला जाता था। ठीक है। उसके रिगार्डिंग क्या है, वो घर दिए जाते हैं। ठीक है। पीडीएस सिस्टम बोल दिया कि फ्री में जो है वो राशन जो है वो लोगों को दिया जाता है। ऑल्दो नो डाउट कि आज के टाइम में बहुत उसका कम कर दिया गया है, लेकिन कुछ ना कुछ वो जो है उसका गवर्नमेंट की तरफ से वो चलता है। देन उसके बाद देखो सिर्फ पीडीएस सिस्टम नहीं, बट जैसे हमारी आंगनबाड़ी से जो कुछ है तो उसमें न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है। ठीक है। बड़े सारे प्रोग्राम वैसे चलाए जाते हैं। और कंपल्सरी एजुकेशन कर दी, फ्री हायर एजुकेशन कर दी, ताकि लोग जो है वो पढ़ लिख जाए, तो पॉवर्टी तभी कम होगी ना। ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, वो तो हालांकि जो पॉवर्टी लाइज है वो अक्रॉस द स्टेट जो है वो डिफर करती है, इसको कंडक्ट कौन करवाता है, सबसे पहली बात आती है कि जो जो हम पॉवर्टी पॉवर्टी चिल्ला रहे हैं इसको एस्टिमेट करता कौन है, कौन बताता है हमें कि ये पॉवर्टी की रेखा जो है वो बढ़ रही है, भाई गरीबी हिंदुस्तान में बढ़ रही है जो कम हो रही है, तो ये कौन बताता है हमें, नीति आयोग बताता है। ठीक है। नीति आयोग की एक टास्क फोर्स होती है जो क्या करती है, डाटा यूज करती है, नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस। तो ये हो सकता है ये डायरेक्टली एग्जाम में जो है वो ही पूछ लिया जाए, फुल फॉर्म में पूछ लिया जाए। एनएसएसओ की होती क्या है, तो वो क्या होती है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस होता है। ठीक है। तो पॉवर्टी एस्टिमेशन कौन कंडक्ट करवाता है, नीति आयोग की टास्क फोर्स करवाती है। ठीक है। उसमें वो डाटा यूज करती है नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस से, उसका डाटा यूज करके फिर वो उसको बताती है। जब मतलब पॉवर्टी लाइन जो है ये क्या बताती है, परचेजिंग पावर कितनी है हमारी। ठीक है। हम कितनी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कितना खर्चा कर सकते हैं, उस चीज को क्या बताता है, पॉवर्टी लाइन ही बताती है। ठीक है। और इसमें क्या बोला जाता है, ये लोगों को पॉवर्टी लाइन जो कैटेगराइज करती है पीपल को किसमें, सेमी कॉलन क्रॉनिक पावर में, ट्रांजिटेंट पावर में और नॉन पावर, बेस्ड ऑन द पॉवर्टी स्टेटस। ठीक है। देन उसके बाद बोलता है individuals who lack sufficient purchasing power fall into two groups। अब होता है वो लोग जिनमें क्या है, जो इस चीज से भी पीछे रह जाते हैं। ठीक है। जिनके पास परचेजिंग पावर, परचेजिंग कैपेसिटी क्या है, कम होती है, उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है। कैसे किया जाता है, एक तो आगे एपीएल मैंने अभी बोला अबव द पॉवर्टी लाइन, और दूसरे कौन से होते हैं, वो लोग जो होते हैं बीपीएल, बिलो द पॉवर्टी लाइन।
जो अबव पॉवर्टी लाइन है इनको जो है वो पोर नहीं माना जाता। इसमें क्या होता है, इनका लेवल ऑफ परचेजिंग पावर जो है वो इतना होता है कि अपनी जो बेसिक नीड्स है एटलीस्ट उनको पूरा करके वो कुछ ना कुछ ये सेविंग्स भी कर सकते हैं। बाद में ये जो है कमर्शियल रिलेटेड जो बीपीएल है ये किसमें माने जाते हैं, पोर माने जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो नेसेसरी परचेजिंग पावर होती है वो क्या होती है, बड़ी कम रहती है। इसके बाद होता है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट ने क्या किया है, न्यू पॉवर्टी लाइन जो है उसको एस्टैब्लिश किया है। ठीक है, न्यू पॉवर्टी लाइन एस्टैब्लिश की जिसपे क्या रखा उन्होंने, जिसका बेस क्या रखा, डेली एक्सपेंडिचर। कि अगर कोई इंसान डेली का यूएस डॉलर के अकॉर्डिंगली 1.35 यूएस डॉलर कमाता है। देखो यूएस डॉलर क्यों रखा हुआ है, क्योंकि जो हमारी करेंसी चलती है ना अक्रॉस द वर्ल्ड ग्लोबली, तो वो हम डॉलर्स में एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंगली जब एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट ने एक न्यू पॉवर्टी लाइन जो थी डेली बेसिस के अकॉर्डिंगली, डेली एक्सपेंडिचर जिसमें इन्होंने रखा था 1.35 पे 1.35 डॉलर यूएस डॉलर। तो इसके अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर क्या बनाई गई, एक तेंदुलकर कमेटी है। इंडिया इंडिया के अंदर कौन सी कमेटी रखी गई, तेंदुलकर कमेटी। तो तेंदुलकर कमेटी ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट दी जिसमें इन्होंने बोला स्टेट वाइज पॉवर्टी को क्या करना चाहिए, एस्टिमेट किया चाहिए। जैसे ओडिशा में कितनी पॉवर्टी मिलेगी, 57.2% बीपीएल मिलेंगे आपको। जबकि उसके बाद बाकी उसको ये टॉप पोस्ट पे बोला, उसके बाद बोला बिहार में देख लो बहुत सारे मिलेंगे, मध्य प्रदेश में मिलेंगे और छत्तीसगढ़ में मिलेंगे। अब देखो कॉजेज क्या है पॉवर्टी के इंडिया के अंदर। ठीक है, सबसे अब किसकी बात करेंगे हम, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया में क्या है, विस्कस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, दूसरा क्या है, लो रिसोर्सेज एंडोमेंट। सबसे पहली बात है कि उन लोगों के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो क्या कर सके, किसी अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कर सके। ठीक है, देन इसी के साथ हम देखें इनइक्वालिटी जो होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड असेट्स। देखो जैसे जैसे इनकम में इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है तो ऑब्वियसली असेट्स में भी क्या होंगी, इनइक्वालिटीज होंगी। अगर कोई लाख रुपया कमा रहा है तो वो घर पे अपने 50 रुपए के सोफा जाके ला सकता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी की इनकम ही 50,000 है तो वो असेट्स में क्या लाएगा, वो 20,000 खर्च के ही कोई ना कोई असेट्स लाएगा। तो इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। देन उसके बाद लैक ऑफ एक्सेस टू सोशल सर्विसेज। तो जैसे इनकम इसके की वजह से क्या होता है, सोशल सर्विसेज में भी हम लोग जो है वो कम जो है इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है ना, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिटेड, आप जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का जो है बेनिफिट नहीं ले सकते। आप देखो जिसमें आप देखते हो ना, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की अगर आप बात करो, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जब कोई और फॉर्म है, तो उसमें भी कौन होगा, जो उसको पेबल कर पाएगा वही वहां पे जाएगा। तो लैक ऑफ एक्सेस भी देखा जाता है इसमें। ठीक है, देन उसके बाद बोलता है प्राइस राइज जो है, हर चीज का जो प्राइस है उसका इफेक्ट पड़ता है। देन उसके बाद लैक ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या है, कमी है कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट वैसी नहीं मिलती कि जहाँ पे वो हमें क्या मिले, कोई प्रोडक्टिव मतलब और बेनिफिट मिले इतना ज्यादा। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, लगातार पॉपुलेशन ग्रो करी जा रही है। प्रोडक्टिविटी जो एग्रीकल्चर की वो कम होती जा रही है। एजुकेशन में कमी है, कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा दिखता है, सोशल कस्टम्स बहुत सारे दिखते हैं। तो दीज आर ऑल द फैक्टर्स दैट आर रिलेटेड टू द कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी। ठीक है, तो कौन से कॉजेज देखे हमने इंडिया के अंदर। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकला ना, ये तेंदुलकर कमेटी और रिपोर्ट हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाए कि तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट जो है वो किसके साथ रिलेट करती है। तो तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट जो है वो पॉवर्टी के साथ रिलेट करती है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो इंडिविजुअल्स है परचेजिंग पावर को लेकर किसी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पॉवर्टी लाइन में, अब पॉवर्टी लाइन बीपीएल। तो ये आपने याद रखना है। देन उसके बाद फर्स्ट वन क्या था हमारा, जस्ट अ मिनट, डिस्कस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के पहले से गरीबी थी, फिर और गरीब हो गए, फिर और गरीब हो गए। देन लो रिसोर्स एंडोनमेंट था, इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड असेस। सोशल सर्विसेज को कमी है, असेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, लैक ऑफ असेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, प्राइस राइज हो जाते हैं, लैक ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, रैपिड प्रोडक्शन रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है, लोअर प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में, लैक ऑफ एजुकेशन है, कास्ट सिस्टम एंड सोशल कस्टम। अब बारी आती है मेजर्स ऑफ पॉवर्टी। अभी देखो दो मेजर्स हम पहले देख चुके हैं कि नंबर लाइन के अंदर किस तरीके से मतलब कि पॉवर्टी लाइन के अंदर कैसे हम इसको काउंट करते हैं। अब देखो इसमें मेजर्स कैसे कैसे बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं हेड काउंट रेशियो। सबसे पहले आप क्या देखो, हेड काउंट रेशियो देखो, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं पॉवर्टी रेशियो देखो। बोलते हैं इसमें कैलकुलेट किया था बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन बाय द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, जो हमारे
ये जैसे हम बोलते हैं ना कि ये नंबर ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल है, जो बीपीएल वाले लोग हैं उनको अगर आप क्या कर देते हो, जितने आपने उनको काउंट किया है उसको अगर आप डिवाइड कर दो जो टोटल पॉपुलेशन है हमारी, तो वहां से हमें क्या दिखेगा, ये जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है इससे हमें क्या दिखेगा, ये हमें दिखेगा हेड काउंट रेशियो देगा। ठीक है, इसमें ये क्या इंडिकेट करता है कि प्रोपोर्शन जो है पोर इंडिविजुअल का, मतलब टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली एवरेज निकलती है ना, तो कितने जो है वो पोर पॉपुलेशन है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड हम लोग क्या निकालते हैं, पॉवर्टी गैप इंडेक्स निकालते हैं। ठीक है, पॉवर्टी गैप इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंट करता है ये डिफरेंस बिटवीन द पॉवर्टी लाइन एंड द एवरेज इनकम ऑफ ऑल हाउस होल्ड लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी लाइन। बेसिकली ये क्या करता है, पॉवर्टी गैप इंडेक्स ये हमें ये बताता है कि जो हमारी पॉवर्टी लाइन है और जो एवरेज इनकम होती है बीपीएल वाले लोगों की, ठीक है, उनकी परसेंटेज जो होती है वो क्या बताती है, पॉवर्टी गैप इंडेक्स बताती है। ठीक है, इसमें ये एक रीजन रखी होती है इनटू डेप्थ एंड सेवर्टी ऑफ पॉवर्टी को लेकर। अब थर्ड आता है दैट इज द स्क्वाड पॉवर्टी गैप इंडेक्स, ये पेपर में आने के चांसेस नहीं है, बट इनका एक बार ये चेकआउट कर लेना, और ये ना कि कौन इनको रिलीज करता है, पॉवर्टी गैप इंडेक्स को कौन रिलीज करता है, स्क्योर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स को कौन रिलीज करता है, ये आप सारे देख लेना। स्क्योर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स जो है ये क्या बताता है, हमें मीन बताता है। ठीक है, मीन बताता है स्क्योर्ड इंडिविजुअल पॉवर्टी गैप रिलेटेड टू द पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो सेवरिटी है पॉवर्टी की और इनइक्वालिटी होती है अमंग द पोर, उसके बारे में ये हमें क्या करता है, बताता है। ठीक है, तो उसका होता है सन इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी। सन इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी में क्या होता है, इसको देखो, ये सन से ना इसको याद रख लेना, ये बनाया किसने था, ये अमृता सेन थे। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स थे, ठीक है, नोबेल प्राइज भी मिला इनको। अमृता सेन को क्या है, इन्होंने डेवलप किया था सन इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी। इसमें ये क्या बोलती है कि हेड काउंट रेशियो, पॉवर्टी गैप इंडेक्स और गिन कोफिशिएंट जो है वो एक साथ जो है वो चलते हैं। ये बोलते हैं कैप्चर द एक्सटेंट सेवर्टी एंड इनइक्वालिटी ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, कि पॉवर्टी, अगर आपने पॉवर्टी किसी की देखनी है कि वो कितने गरीब है, तो उसका हेड काउंट रेशियो देखो, उसका पॉवर्टी गैप इंडेक्स देखो और गिनी कोफिशिएंट देखो। ठीक है, देन उसके बाद आता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इसको क्या बोलते हैं, एमपीआई। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एमपीआई, दैट इज अ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसको कब डेवलप किया गया था, 2010 में किया गया था बाय द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स एंड द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें देखो कितने लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें इन्वॉल्व हैं 3 लोग। ठीक है, कौन कौन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको हम यूएनडीपी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इनिशिएटिव है, और दूसरा कोर्स आ गया था ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी। ठीक है, इसमें ये क्या बोलते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है, इसका फॉर्मूला याद कर लो, एमपीआई इज इक्वल टू एच इंटू ए। ये बोलता है एच इज द परसेंटेज ऑफ पोर पीपल, कि जितने पोर पीपल की परसेंटेज है, और ए इज द एवरेज इंटेंसिटी, जो उनकी एवरेज इंटेंसिटी है एमपीआई की अक्रॉस पॉवर्टी अक्रॉस द पोर। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो है मिल जाएगा। देन उसका आता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, सॉरी। नेक्स्ट आता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें क्या बोलते हैं, ओरिजिनली ये कौन निकाल रहा था ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ये निकाल रहा था यूएनडीपी। कौन निकाल रहा था, यूएनडीपी निकाल रहा था, ताकि पॉवर्टी को क्या किया जाए, मेजर किया जा सके। इसमें क्या किया जा रहा है, ट्रांजिशन टू द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये इसको बाद में क्या बना दिया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इसको क्या कर दिया गया था, ट्रांसलेट कर दिया था। फिर उसका था फिशर प्राइस इंडेक्स। फिशर प्राइस इंडेक्स ये क्या बोलता है, अपडेट करता है पॉवर्टी लाइन को, जिसमें एक्चुअली कंजप्शन डाटा जो होता है उसका वो यूज करता है, जिसमें 60% वेटेज जो होती है वो फूड आर्टिकल्स की रहती है। ठीक है, देन उसके बाद होता है कंडीशनल कैश ट्रांसफर। कंडीशनल कैश ट्रांसफर क्या है, एक मैकेनिज्म है, एक वो तरीका है जिसमें पॉवर्टी को क्या किया जाता है, कम्पैक्ट करने की, यानी कि कम करने की उसकी क्या की जाती है, कोशिश की जाती है ग्लोबली पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट जो है उसका कैश ट्रांसफर करती है बेनिफिशियरी को। हम देखते हैं ना कि डायरेक्ट बेनिफिट जो है आजकल दिया जा रहा है ऑनलाइन, पहले क्या होता था, ऑफलाइन दिया जाता था ये सारा अमाउंट। तो गवर्नमेंट ये पैसे वगैरह देती है ताकि वो अपने जो स्कूल्स है, जो रेगुलर चेकअप जो है, वैक्सीनेशन जो है, इंस्टीट्यूशन डिग्री है, ये सारी जो करवा सके। तो ये जितने भी मेथड्स होते हैं ना गवर्नमेंट के, जो इतना समझ लो कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो भी गवर्नमेंट ये चाहे फूड को लेके, चाहे उनको हाउस को लेके, चाहे उनके
एजुकेशन को लेकर, जो भी मिड डे मील स्कूल के थ्रू जो भी इनको पैसे वगैरह देती है, जो भी चीज़ें प्रोवाइड करती है, दैट इज द कंडीशनल कैश ट्रांसफर। ठीक है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ही ये है कि एलिवेट करना पॉवर्टी को, लोगों को कैश दे के, उनको पॉजिटिव बिहेवियर दे के, ताकि उनकी जो कंडीशनल रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा किया जाए। अब देखो, कैटेगरी बेस्ड ऑन कैटेगराइजेशन ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सेवरिटी। ठीक है, सेवरिटी के ऊपर देखो कौन सी कैटेगरी है। बोलता है इंडिविजुअल जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स पॉवर्टी की, उसमें क्या होती है? तीन कैटेगरी, एक होते हैं क्रॉनिक पोर, एक होते हैं ट्रांजिट पोर और एक होते हैं नॉन पोर। ठीक है, अब पोर पोर के ऊपर की भी कैटेगरी, जैसे होता है मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वैसे ही जो पोर का पॉवर्टी है उसके अंदर आपको तीन तरह के ग्रीन दिखेंगे, एक होंगे क्रॉनिक पोर, एक होंगे ट्रांजिट पोर और दूसरे कौन से होंगे? नॉन पोर। तो पहले देखते हैं क्रॉनिक पोर कौन से होते हैं। तो क्रॉनिक पोर होते हैं, बोलते हैं ऑलवेज पोर, वो लोग जो हमेशा गरीब ही रहे हैं। ठीक है, जो लगातार काफी टाइम से क्या रहे हैं? गरीब रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या है? क्रॉनिक पोर है। ठीक है, ये हाँ। देन उसके बाद आता है यूजली पोर। ठीक है, जो क्रॉनिक पोर के अंदर दूसरे कौन से आते हैं? यूजुअली पोर। पहले कौन से आए थे? देखो, अभी हमने क्या देखा कि क्रॉनिक पोर है, तीन कैटेगरी देखी ना, क्रॉनिक, ट्रांजिट और नॉन पोर। क्रॉनिक पोर के अंदर फर्स्ट कैटेगरी कौन सी देखी हमने? ऑलवेज पोर वाली, जो हमेशा ही गरीब रहे हैं, हु कंसिस्टेंटली लैक सफिशिएंट फंड्स टू मीट देयर बेसिक नीड्स रिमेनिंग टू द। नेक्स्ट कौन से आएंगे? यूजुअली पोर। यूजुअली पोर में कौन होते हैं? वो इंडिविजुअल जो ओकेजनली, जो उनके मनी में स्लाइटनेस दिखती है। ठीक है, जनरली ये लोग क्या करते रहते हैं? अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, जैसे कैजुअल और लैंडलेस वर्कर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ टाइम के लिए उनको वो काम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अक्सर लोग क्या रहते हैं? बोर ही रहेंगे। ठीक है, कुछ थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ी सी अर्निंग करेंगे, देन उसके बाद ये क्या है? इनकी इनकम क्या होगी? कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है। ठीक है, देन उसके बाद ट्रांजिट पोर। ट्रांजिट पोर में कौन सा आते हैं? एक होते हैं चर्निंग पोर्स और दूसरे होते हैं ओकेजनली पोर। चर्निंग पोर्स में कौन होंगे? इंडिविजुअल जो लगातार क्या हो रहे हैं? मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं? कभी पॉवर्टी के अंदर रहते हैं, कभी पॉवर्टी से बाहर आते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, उन जो पोर फैमिलीज होंगी, उनको क्या बोला जाएगा? चर्निंग पोर बोला जाएगा। ठीक है, जैसे छोटे छोटे फार्मर्स हो गए, सीजनल वर्कर्स हो गए। देखो, जब उनका सीजन का काम होगा ना, तब उनके पास अच्छी खासी इनकम होगी। जैसे उनका सीजन खत्म होगा, तो उसके बाद क्या होगा? उनकी इनकम जो है, जो रिसोर्स है उनका, अर्निंग का सोर्स ऑफ अर्निंग, वो खत्म हो जाएगा। अब खत्म होने के बाद धीरे धीरे उनके पास जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए। तो इट मीन्स कि ये क्या है? ट्रांजिट पोर है। ठीक है, वर्ड से ही समझ आता है ट्रांजिट मतलब वो, उसमें बदलाव आता रहता है। देन उसके आता है ओकेजनली पोर। ओकेजनली पोर कैसे होंगे? बोलता है वो इंडिविजुअल जो ज्यादातर टाइम में क्या करते हैं? एफ्लुएंट इंडिविजुअल मोस्ट ऑफ द टाइम बट मे एक्सपीरियंस पीरियड्स ऑफ फाइनेंशियल हार्डशिप। बोलता है वो लोग जो क्या करते हैं, कई बार ऐसे तो वो ठीक ठाक होते हैं, लेकिन मतलब अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, होते गरीब ही है लेकिन थोड़ा बहुत अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है। लेकिन कुछ बार क्या होता है, इनको एक कभी ना कभी इनको क्या देखना पड़ती है? फाइनेंशियली हार्डशिप जो है वो फेस करना पड़ती है। जो रीजन क्या है? जैसे गैम्बल करते हैं लोग, जहाँ फिर लोग क्या कहते हैं? अल्कोहल पीते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको क्या हो देखना पड़ता है? उसको ओकेजनली पोर रखते हैं। देन उसके बाद होता है नॉन पोर या फिर नेवर पोर। दिस इज द थर्ड कैटेगरी। ठीक है, नॉन पोर और नेवर पोर। ये कौन होते हैं? नॉन पोर इंडिविजुअल्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कहाँ पे रहते हैं? आर दोज लिविंग अबव पॉवर्टी लाइन। ये वो लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन से थोड़ा सा ऊपर रहते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए और लॉयर्स हो गए। ठीक है, the poverty line serves as the cut-off point distinguish between the poor and non-poor। अब देखो, इसको हम एक बार फिर से समझते हैं। ठीक है, होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। क्या बोला हमने? टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, कि पॉवर्टी के बेसिस पे देखो, इसमें सारी कैटेगरी रखी है हमने। ठीक है, पहले हमने बोला कि ये जो पॉवर्टी है, क्या बोला हमने? कि ये जो हमारे पास क्या आती है? पॉवर्टी आती है। ये में से लिखा कम जाता है, सो डोंट माइंड।
तो ये हमारी आ गई पॉवर्टी। अब पॉवर्टी की कितनी कैटेगरीज है? 3 है, ठीक है। कितनी कैटेगरीज है हमारे पास पॉवर्टी की? 3। सबसे पहले कौन आ गए? क्रॉनिक पोर। ठीक है, कौन से आएंगे? क्रॉनिक। सेकंड कौन से आएंगे? ठीक है, क्रॉनिक आ गए, ट्रांजिट और नॉन कोर। क्रॉनिक, ट्रांजिट, आईईटी है वो आप पीडीएफ पे देख लेना कौन सा मार्क्स है। ट्रांजिट और नॉन, ठीक है। अब देखो नॉन कोर में कौन आएंगे, मैं इसको फिर से लिख रही हूँ, ठीक है। अगर आप नॉन कोर के देखोगे इसमें कौन आएंगे? जो प्रोफेशनल्स होंगे। कौन आएंगे इसमें? प्रोफेशनल, ठीक है। मतलब ये वो लोग हैं जो अपनी ज्यादा जो भी इनको जरूरतें हैं उसमें ये पूरी कर सकते हैं, ठीक है। नॉन कोर में कौन आ जाएंगे? प्रोफेशनल्स आएंगे, ठीक है। क्रॉनिक में कौन आएंगे? वो कैटेगरी, दो कैटेगरीज आएंगे, ठीक है। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑलवेज पोर, ठीक है, एंड दूसरे यूजुअली पोर, ठीक है। कौन से आएंगे? ऑलवेज, क्या आ जाएंगे? एक आ जाएंगे ऑलवेज पोर, मैं इन शॉर्ट लिखती हूँ, ठीक है। ऑलवेज पोर, दूसरे कौन से आ जाएंगे? जो क्या होंगे? यूजुअली पोर होंगे, ठीक है। यूजुअली पोर, ठीक है। ऑलवेज पोर के अंदर कौन कौन आएंगे? वो लोग जो हमेशा ही ग्रीवी रहेंगे, ठीक है। यूजुअली पोर कौन होंगे? वो लोग जो अपनी थोड़ी बहुत नीड्स पूरी करेंगे लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो जाएंगे? वो फिर से उसी लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। अब ट्रांजिट कौन से होंगे? जो क्या होते रहेंगे? बदलते रहेंगे, जिसमें क्या आएंगे? ओकेजनली या फिर चर्निंग, ठीक है। इसमें कौन आएंगे? ओकेजनली वाले आ जाएंगे या फिर आ जाएंगे चर्निंग वाले, ठीक है। ओकेजनली वाले क्या होंगे? जिनको कभी कभी मुश्किल देखने को मिलेगी, जो क्या होंगे? कभी कभार मुश्किल में आएंगे, उनको क्या बोलेंगे? ओकेजनली पोर बोलेंगे। जबकि जो चर्निंग पोर होंगे वो कौन से आ जाएंगे? वो लोग आ जाएंगे जिनमें क्या होगी, जिनको अक्सर क्या देखने को मिलेगा? सीजनल वर्कर्स, स्मॉल फार्मर्स जैसे। तो लगातार वो क्या करेंगे? कभी अंदर आएंगे, कभी पॉवर्टी लाइन में आएंगे, कभी पॉवर्टी लाइन से बाहर होंगे, ठीक है। अब बहुत सारे एक्सपर्ट जो है वो क्या बोलते हैं, एस्टिमेट करने में पॉवर्टी को इंडिया के अंदर बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट नोटेबल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो क्या है ये, मतलब बहुत सारे सेवरल ग्रुप्स जो है, ये कमिटीज जो है, ये क्या करते हैं? एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिसमें सबसे पहले देखते हैं हम, एक कमेटी आई थी, डेट इज द बाई के अलाग कमेटी। ये कब आई थी? 1979 में। ये कमेटीज के नाम आपने याद रखने। बाई के अलाग कमेटी 1979, ये सबसे पहले फोकस करती थी ट्रेडिशनल इनकम बेस्ड पॉवर्टी मेजरमेंट। ये वो मेजर्स देखती थी जिसमें पॉवर्टी जो है वो रिलेट करती है स्टारवेशन के साथ, ठीक है। पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ कैलोरी कंजप्शन, ठीक है। जैसे हमने बोला था ना, अर्बन एरियाज में 2100 जो है वो किलो कैलोरीज चाहिए, जबकि रूरल एरिया में 2400 किलो कैलोरीज चाहिए, ठीक है। इनके अलावा अगर इनको इन लोगों को इससे भी कम कैलोरीज मिल रही है तो वो किसकी तरफ जाएंगे? स्टारवेशन की तरफ जाएंगे। ये बात किसने कही है? वाई के अलाग कमेटी ने बोली है, ठीक है। देन उसके बाद है लखद्वाला कमेटी। उसके 10 साल के बाद एक और कमेटी आती है, डेट इज द लखद्वाला कमेटी, ठीक है। लखद्वाला कमेटी जो है ये किसने बनाई है? प्लानिंग कमीशन ने बनाई थी, जिसमें मेथोडोलॉजिकल और कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट जो थे पॉवर्टी एस्टिमेशन के वो किए थे। लखद्वाला कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1993 में, ठीक है। कब दी थी? 1993 में दी थी।
अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला था कि लगातार हमें क्या करना चाहिए, कंजप्शन एक्सपेंडिचर को, जो कैलोरी कंजप्शन है उसको हमें मेजर करते रहना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने ये बोला था एडवोकेटिंग कंस्ट्रक्टिंग स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन, ये क्या बोलते हैं, अपडेट करना चाहिए हमें किसको, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। तो ये जो मैं इंडेक्स बोल रही हूँ ना, इनको मैं बार बार फिर से आपको बोल देती हूँ कि इनके इंडेक्स देख लो कौन कौन रिलीज करता है, ठीक है। फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन अर्बन एरियाज एंड सीपीआई फॉर लेबर इन रूरल एरिया, कि जो हमारे लेबरर्स हैं उनको हमें कितनी कितनी कौन सी चीज देनी है वो हमें नोट डाउन करनी है। देखो थर्ड वन कौन सी आती है, तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट, ये कब आई थी, 2009 में। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था तेंदुलकर कमेटी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। ये तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर नहीं है, नाम चाहे आप वैसे बेशक यार को एस तेंदुलकर, बट ये सुरेश तेंदुलकर है, ठीक है। ये कौन है, सुरेश तेंदुलकर इसके हेड थे। प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजर, जो क्या थे, प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजर थे। इनको एक मेथड दिया गया था कि एस्टिमेट कैसे करनी है। इसके अलावा कैलोरी क्राइटेरिया तो हमारे पास है ही है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, जो ब्रॉडर डेफिनेशन पॉवर्टी की, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और क्लॉथिंग को भी हमें क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद क्या देखने को मिला, रिवाइज जो पॉवर्टी लाइन थी 2004-5 की, उसमें क्या देखने को मिला, रेजिंग इट टू ₹447 पर कैपिटा पर मंथ इन रूरल एरिया, जबकि अर्बन एरिया में कितना है, 579 पर कैपिटा, ठीक है। अब एस्टिमेशन निकाला गया कि 37.2% जो है इंडियन पॉपुलेशन जो है वो कितने कहाँ पे है, 2004-5 के मुताबिक 37.2% पॉपुलेशन जो है वो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन की है, ठीक है। अब इसी तरह से क्या है, सिक्स, ठीक है। फिर क्या हुआ, इस डाटा को अपडेट किया गया, ठीक है, 2009-10 में बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ठीक है, जिसमें इन्होंने डेडलाइन डिक्लेयर की गई, परसेंटेज जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसमें इन्होंने बोला लोग जो है बिलो पॉपुलेशन से उनकी परसेंटेज क्या हुई, 37.2% से घट के वो कितनी आ गई, 21.92% आ गई, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेटी है हमारी, डेट इज द एनसी सक्सेना कमेटी, ठीक है। एनसी सक्सेना कमेटी, देखो यहाँ पे जो एनसी सक्सेना कमेटी ये पर्टिकुलरली बीपीएल फैमिलीज के लिए थी इन रूरल एरियाज में, ठीक है। तो इन्होंने बीपीएल सेंसस करवाया रूरल एरियाज में, इसमें डॉक्टर एनसी सक्सेना इनके नाम से थी, ठीक है। एनसी सक्सेना इसके थे, इनका मकसद क्या था, रिकमेंड करना सुटेबल मेथोडोलॉजी के लिए, आइडेंटिफाई करना बीपीएल फैमिलीज को रूरल एरियाज के अंदर। अब ये जो एक्सपर्ट्स हैं इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया पॉवर्टी एस्टिमेशन में, बहुत ज़्यादा। अब देखो उसके बाद कौन सी कमेटी आती है, डेट इज अ रंगराजन कमेटी, ठीक है। रंगराजन कमेटी ये क्या बोलते हैं, स्कोरिंग इंडेक्स फ्रॉम 1 to 12 विद हाउसहोल्ड स्कोरिंग फ्रॉम 1 to 12 कंसीडर एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द बीपीएल लिस्ट। इन्होंने क्या बोला कि इंडेक्स निकालेंगे, अगर हमारे इंडेक्स में क्या होगा, अगर हाउस होल्ड 1 से लेके 12 के बीच बीच में कोई भी इंडेक्स, स्कोरिंग इंडेक्स रखा है इन्होंने सबसे पहले, ठीक है। न्यूयॉर्क का स्कोरिंग इंडेक्स रखा जिसकी रेंज कितनी थी, 1 से 12 तक रखी। इन्होंने बोला कि अगर कोई घर उसका स्कोर 1 से 12 के बीच बीच में आता है तो आप उसको किस में ऐड कर दो, बीपीएल लिस्ट में डाल दो, ठीक है, ठीक है। ये इन्होंने बात बोली थी। तो अगर आप इसके एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखो, तो ये जो रंगराजन कमेटी थी, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कमेटी, डेट इज रंगराजन कमेटी। इसको बनाने वाले कौन थे, प्लानिंग कमीशन था, ठीक है, मई 2012 में बनी थी। जो क्यों बनाई गई थी, ताकि जो तेंदुलकर कमेटी ने जो मेजर्स बताए हैं, जो मेथड बताए हैं, उनको क्या किया जाए, रिव्यू जो है वो किया जाए, ठीक है। तो कमेटी जो है वो क्या करती है, कंटेस्ट करती है तेंदुलकर कमेटीज की फाइंडिंग्स को, और ये बोलती है पॉपुलेशन जो किसके अंडर रहती है, बिलो द पॉवर्टी लाइन जो है वो क्या हो गया में 38.2% से कम होकर कितने आ गई थी, 11-12 की अगर आप बात करें तो 29.5% आ गई थी, ठीक है। इट मीन्स कि ये क्या होता है, रंगराजन रिपोर्ट करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, पॉवर्टी लाइन को रिवाइज करना चाहिए, ठीक है, रिवाइज द पॉवर्टी लाइन। इसी तरह से इंक्रीज करना चाहिए इसको, इंक्रीजिंग टू, इसको ये रखना चाहिए कि हर महीने अगर कोई 972 रुपये के पर दिन का, एक दिन का अगर कोई 32 रुपीज कमाता है रूरल एरियाज में और 47 कमाता है अर्बन एरियाज में, तो उसका क्या है, उस हिसाब से उसको क्या रखना चाहिए, आपको पॉवर्टी लाइन उसके लिए मेजर करनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, ये अमाउंट देखो कंट्रास्ट में, ठीक है। तेंदुलकर कमेटी का देखो कितना था, ठीक है। तेंदुलकर कमेटी ने कितना अमाउंट रखा था, 447, ठीक है। 447 किस में रखा था उन्होंने, पर मंथ रूरल एरियाज में,
जबकि 579 रखा था इन्होंने अर्बन एरियाज में। ठीक है, ठीक है। अब इसी चीज को इन्होंने क्या किया था, रिवाइज किया था ना, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि इसको अमाउंट को आप कर दो, बढ़ा दो 972 पर डे पर मंथ में, और 1407 जो है वो पर मंथ में इसका रखो। अब देखो इसी के साथ जो है इतना ही रखते हैं आज के टॉपिक को। ये था हमारा पॉवर्टी का टॉपिक। ठीक है, तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो होप आज का टॉपिक जो है, आज की जो डिस्कशन थी वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, so keep watching the channel, do like, share and subscribe.